वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोफेशन फॉर वुमेन बाय वर्जीनिया वुल्फ। ओके, टेक्स्ट ले लीजिए और सब लोग साथ में पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। ऐसे का जो टाइटल है प्रोफेशन फॉर वुमेन, वो बेसिकली एब्रीवेटेड फॉर्म है या कह लो एब्रीवेटेड वर्जन है वर्जीनिया वुल्फ की स्पीच का, उस स्पीच का जो उन्होंने नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन्स सर्विस में दी थी। कब? 21 जनवरी 1931 में। क्लियर? और उसके बाद उसी मतलब उनकी इसी स्पीच को, ये जो एब्रीवेटेड वर्जन है उनकी स्पीच का, इसी को वो पोस्टमसली क्या होती है, ये पब्लिश हो जाती है। कहाँ पे पब्लिश होती है? द डेथ ऑफ द माउथ एंड द अदर स्टोरीज। कहाँ पब्लिश होती है? द डेथ ऑफ द माउथ एंड द अदर स्टोरीज। ओके, होता क्या है, ये स्पीच जो उन्होंने डिलीवर करी थी, इस स्पीच को देने से एक दिन पहले, जैसे आज उनकी स्पीच है तो उसके एक दिन पहले वो अपनी डायरी में कुछ लिखती हैं। और वो अपनी डायरी में क्या लिखती हैं और इसके आगे का जो भी है, मतलब डायरी में जो उन्होंने लिखा था वो उसी से रिलेटेड है। वो आपको दिख रहा होगा इधर। ओके, सो दिस वाज द स्टेटमेंट जो वो अपनी डायरी में लिखती हैं। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। ये वीडियो मतलब प्रोफेशन फॉर वुमेन की वीडियो टू पार्ट्स में बनेगी। ठीक है, पार्ट 1 हम अभी पढ़ रहे हैं एंड देन पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एज यूजुअल। क्लियर? ओके। When your secretary invited me to come here, she told me that your society is concerned with the employment of women and she suggested that I might tell you something about my own professional experiences. यहाँ पे जो योर सेक्रेटरी और योर सोसाइटी आया है, बेसिकली यहाँ पे जो यू और योर यूज़ हो रहा है वो उस पब्लिक के लिए यूज़ हो रहा है जिसको वो एड्रेस कर रही हैं। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अभी हम पढ़ते हैं वापस से। When your secretary invited me to come here, जब आपकी सेक्रेटरी ने, मतलब उन्होंने, मैंने बोला ना कि उन्होंने नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन सर्विस, ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन था और यहीं पे उन्होंने वो की थी, स्पीच दी थी। सो इसी की सेक्रेटरी की वो बात कर रहे हैं कि जब आपकी सेक्रेटरी ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे आने के लिए, उन्होंने मुझसे ये कहा, शी टोल्ड मी दैट योर सोसाइटी इज कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। आपकी जो सोसाइटी है वो किस चीज़ से कंसर्न रखती है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन से। और उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया दैट आई माइट टेल यू समथिंग अबाउट माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और आपके सेक्रेटरी ने मुझे ये सजेस्ट किया कि बिकॉज आपका कंसर्न एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन की तरफ है, तो मैं थोड़े बहुत अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इस फील्ड की तरफ के जो भी हैं मेरे, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। ऑब्वियसली बात है, आप स्पीच में और क्या कहोगे? स्पीच आप जब कहीं देने जाते हो तो आप देखते हो ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूशन का मोटिव क्या है, राइट? वो किससे कंसर्न रखती है, फिर उसी चीज़ से रिलेटेड आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं वो आप अपनी स्पीच में इंक्लूड करते हो। तो दैट इज़ वॉट उन्हें भी कहा गया करने को। इट इज़ ट्रू आई एम अ वुमेन। वो कहती हैं कि हाँ, ये सच है कि मैं एक औरत हूँ। इट इज़ ट्रू आई एम एम्प्लॉयड। हाँ, ये भी सच है कि मैं एम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास काम है। बट वॉट प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैव आई हैड। लेकिन ऐसे कौन से पर्टिकुलर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे साथ जो मैं आप लोगों को बता सकूं? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से। ये डिफ़िकल्ट है मेरे लिए कहने के लिए कि मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे बाकी लोगों को होते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, वैसे कोई एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं। माई प्रोफेशन इज़ लिटरेचर। मेरा जो प्रोफेशन है, वर्जीनिया वुल्फ कह रही हैं कि मेरा जो प्रोफेशन है वो क्या है? वो लिटरेचर है। एंड इन दैट प्रोफेशन देयर आर फ्यूवर एक्सपीरियंसेस फॉर वुमेन देन एनी अदर। और अगर हम बात करें इस प्रोफेशन की, यानी लिटरेचर के प्रोफेशन में क्या होता है, बेसिकली आपको बुक्स पढ़नी होती हैं, आप बुक्स लिखते हो, नॉवेल्स लिखते हो, प्लेज लिखते हो, पोएम्स लिखते हो, राइट? सो वही कह रही हैं वो कि अगर हम इस प्रोफेशन की बात करें तो इसमें वुमेन्स के लिए स्पेशली बहुत ही कम एक्सपीरियंसेस हैं किसी और चीज़ के कंपैरिजन में। with the exception of stage, fewer
आई मीन दैट आर पेक्यूलियर टू वुमेन, ठीक है, यानी कि बहुत कम, अगर हम स्टेज के को एज एन एक्सेप्शन रख दें, ठीक है, अगर हम स्टेज को एज एन एक्सेप्शन रख दें और बाकी सारी चीज़ों को लें, तो बहुत ही मतलब हार्डली कोई ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे वुमेन के लिए जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे स्टेज को एक्सेप्शन में क्यों रखा है? द रीज़न बीइंग, जितने भी ऑथर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सब स्टेज पे आके उतने ही कॉन्फिडेंटली बोल पाएं जितना अच्छा या जितने कॉन्फिडेंटली वो लिखते हैं। क्लियर हो रही है ये चीज़? दैट इज़ वाई स्टेज फियर जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जिनके अंदर स्टेज फियर होता है ऑथर बनने के बाद भी, इट इज़ कॉमन। सो यहाँ पे इसीलिए स्टेज को उन्होंने एज एन एक्सेप्शन रखा है कि अगर हम सिर्फ स्टेज पे जो खड़े होकर हमें बोलना होता है, अगर हम उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम उनको साइड रख दें, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस पे जो वुमेन के लिए इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंसेस नहीं है। फॉर द रोड वॉज कट मेनी ईयर्स अगो, रीजन बीइंग फॉर द रोड, फॉर मतलब फॉर यहाँ पे रीजन बता रहा है कि रीजन बीइंग इस वजह से नहीं है क्योंकि जो रोड है, जो इसकी रोड है वो बहुत पहले ही बना दी गई थी, हमें रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है, हमें बस उस पर चलते जाना है, इसीलिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है या बहुत पेनफुल नहीं होता है एक्सपीरियंसेस इस पे। बाय फनी बर्ने, बाय एफ्रा बैन, बाय हैरियट मार्टिन्यू, बाय जेन ऑस्टन, बाय जॉर्ज इलियट, many famous women and many more unknown and forgotten। अच्छा, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो नेम्स लिखे हुए हैं ये बेसिकली वुमेन राइटर्स के लिखे हुए हैं, ठीक है, उन वुमेन राइटर्स के जो वर्जीनिया वुल्फ से पहले आ चुके हैं। तो वो नाम लेते हुए कहती हैं कि यही हैं, यही ये फेमस वुमेन्स हैं, और बहुत सी ऐसी भी राइटर हैं जो आज भी अननोन हैं या जिन्हें भुला दिया गया है। हैव बीन बिफोर मी, ये सारे लोग मेरे से पहले आए हैं, मुझसे पहले आए हैं, मेकिंग द पाथ स्मूथ एंड रेगुलेटिंग माई स्टेप, पाथ को, मेरा जो ये पाथ है जिसपे मैं चल रही हूँ इसको स्मूथ बनाते हुए, ताकि मैं अपने कदमों को आसानी से बढ़ा सकूं, मैं अपने स्टेप्स, अपने जो फुट स्टेप्स लूँगी इस करियर की तरफ, इस प्रोफेशन की तरफ, वो मैं आसानी से उठा सकूं, मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे इसको कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा। Thus, when I came to write, there were very few material obstacles in my way. Thus, इसी वजह से जब मैं आई लिखने के लिए, जब मैंने इस प्रोफेशन में कदम बढ़ाया, तो मेरे सामने बहुत ही कम मटेरियल ऑब्स्टिकल्स आए हैं। मटेरियल ऑब्स्टिकल्स मतलब यही सारी चीज़ें जो एक पाथ को कंस्ट्रक्ट करने में आती हैं, सोसाइटी को फेस करना, ठीक है, क्रिटिसिज्म उस तरीके से झेलना कि वुमेन्स क्या करेंगी लिख करके, ठीक है, फिर बुक पब्लिश ना होना, ठीक है, बुक जो है वो बिना नाम के साथ पब्लिश होना, ठीक है, जेन ऑस्टन की हुई हैं, ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स वर्जीनिया वुल्फ को फेस नहीं करनी पड़ी, रीजन बीइंग उनके पहले जो राइटर्स आई हैं उन्होंने इन चीज़ों को वो फेस कर चुकी थी और उन्होंने इनके लिए पाथ क्लियर कर दिया था, स्मूथ कर दिया था। राइटिंग वॉज अ रेप्यूटेबल एंड हार्मलेस ऑक्यूपेशन, बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। क्या कह रही हैं? लिखना बहुत ही रेप्यूटेबल और हार्मलेस ऑक्यूपेशन है, यानी कि राइटिंग एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो हार्म नहीं करेगा आपको किसी भी तरीके से, आपके फ्यूचर को या किसी चीज़ को भी हार्म नहीं करेगा, साथ ही साथ आपकी एक रेप्यूटेशन भी स्टेबल करेगा वो सोसाइटी में। ओके, द फैमिली पीस वॉज नॉट ब्रोकन बाय द स्क्रैचिंग ऑफ अ पेन, जो फैमिली की एक शांति है वो आपके पेन को लिखने से, क्योंकि आप लिखते कैसे हो, पेन से ही लिखते हो ना, तो स्क्रैचिंग ऑफ पेन यहाँ पे वही मतलब है कि आपके लिखने से आपकी जो फैमिली है उसकी शांति भंग नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने क्यों बोला कि शांति भंग नहीं होगी, अभी आगे देखते हैं और एक्सप्लेन करेंगी वो शायद। नो डिमांड वॉज मेड अपॉन द फैमिली पर्स, एग्जैक्टली, कोई भी डिमांड फैमिली का जो पर्स है उस पर नहीं बनती है। मतलब कहने का क्या हुआ
वो इसलिए बोल रही थी कि फैमिली का पीस जो है वो ब्रोकन नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा, क्योंकि उनको लिखने के लिए फैमिली से पैसा मांगना नहीं पड़ता था। ठीक है, जो लिखा हुआ है, नो डिमांड वॉज मेड अपॉन द फैमिली पर्स, इसका यही मतलब हुआ कि वो लिखती थी लेकिन उनको पैसे फैमिली से नहीं मांगने पड़ते थे उसके लिए। तो जिसकी वजह से क्या होता था, जो फैमिली के जो पैसे हैं वो सिक्योर रहते थे, तो फैमिली को टेंशन भी नहीं होती थी, राइट। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि उस जो फैमिली का पीस है, जो फैमिली की शांति है, वो भी नहीं टूटती थी। क्यों? क्योंकि उनको पैसे नहीं मांगने पड़ते थे अपने इस राइटिंग ऑक्यूपेशन के लिए। For 10 and 6 pence, one can buy paper enough to write all the plays of Shakespeare if one has a mind that way. ठीक है, अब वो बता रही हैं कि क्यों नहीं मांगने पड़ते थे उनको पैसे। इसलिए नहीं मांगने पड़ते थे क्योंकि उस टाइम पे आपको 10 से 6 पेंस, 10 से 6 पेंस करेंसी, जैसे अभी हम बोलते हैं ना 2 से 4 रुपए में है, आलू जो है वो 80 रुपए किलो है, ऐसे करके हम बोलते हैं ना। सो 10 to 6 पेन क्या है, ये करेंसी है। तो वही वो कह रही हैं कि 10 से 6 पेन्स के अंदर हमें इतने पेपर मिल जाते थे कि हम उस पे शेक्सपियर के प्लेस के बारे में लिख सकें, सारे शेक्सपियर के प्लेस के बारे में लिख सकें। लेकिन अगर हमारे पास लिखने का, उस तरीके से लिखने का दिमाग हो, बिकॉज राइटिंग इज स्किल, राइटिंग एक स्किल है अपने आप में जो आपको डेवलप करनी पड़ती है, राइट। जैसे हमने नेहरू जी वाले टेक्स्ट में क्या पढ़ा कि रीडिंग एक स्किल है जिससे हमारी थिंकिंग डेवलप होती है, राइट। सो ऐसे ही राइटिंग इज अल्टीमेटली अ स्किल। तो अगर आपके पास वैसा दिमाग है, उस तरीके से लिखने का दिमाग है, तो 10 से 6 पेन्स में इतने पेपर मिल जाते हैं कि आप शेक्सपियर के सारे प्लेस के बारे में लिख सको बहुत आराम से। Pianos and cheapness of writing, pianos and models, Paris, Vienna and Berlin, master and mistress are not needed by a writer. The cheapness of writing paper is, of course, the reason why women have succeeded as writers before they have succeeded in the other professions. अच्छा, अभी एग्जाम्पल दे रही हैं ऊपर, ये क्या कह रही हैं कि पियानोज, मॉडल्स और इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे वो क्या बोलती हैं, पेरिस, वियना एंड बर्लिन, मास्टर्स एंड मिस्ट्रेसेस। ठीक है, यानी कि लीडर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको मॉडल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इन किसके लिए, लिखने के लिए, एक राइटर होने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द चीपनेस ऑफ राइटिंग पेपर, ये जो पेपर है ना जिस पे राइटर्स लिखते हैं, इसकी जो चीपनेस है, यही वो रीज़न है कि वुमेन्स राइटिंग प्रोफेशन में ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल होती हैं कंपैरेटिवली किसी और प्रोफेशन के। क्यों? क्योंकि इसमें आपको उतना मनी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ पेपर खरीदना है। एंड जब आप कंपेयर करते हो पेपर की कॉस्ट को बाकी की कॉस्ट से, तो वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा चीप होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। ओके, बट टू टेल यू माई स्टोरी, लेकिन अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, इट इज़ अ सिंपल वन, वो बहुत ही सिंपल है। You have only got to figure to yourselves a girl in a bedroom with a pen in her hand. अगर आपको मेरी स्टोरी जाननी है तो बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है, अपने माइंड में एक इमेज सेटल करनी है, एक इमेज क्रिएट करनी है कि एक लड़की है, वो अपने बेडरूम में बैठी हुई है और उसके हाथ में क्या है, पेन है। She had only to move that pen from left to right for 10 o'clock to 1, और उस पेन को उसने क्या करना है, उसने घुमाना है लेफ्ट से राइट की तरफ, कब से, 10 बजे से 1 बजे तक। बेसिकली वो ये बता रही हैं कि वो किस तरीके से लिखती थी। ठीक है, बेसिकली वो ये बता रही हैं कि वो किस तरीके से लिखती थी। Then it occurred to her to do what is simple and cheap enough after all, to slip a few of those pages into an envelope, fix a penny stamp in the corner and draw up the envelope in the red box at the corner.
अब वो बोलती हैं कि इसके बाद जब उनकी राइटिंग कंप्लीट हो जाती थी, उसके बाद उनको बहुत ही सिंपल और बहुत ही चीप सा वर्क करना पड़ता था। मतलब उनको क्या करना पड़ता था, पेज को फोल्ड करना पड़ता था और उसको एनवेलप में डाल देना होता था। यानी बेसिकली वो कुछ लिखती थी और उसको फोल्ड करके एनवेलप में डाल देती थी, और उसके बाद उस एनवेलप में स्टैम्प लगा करके कॉर्नर में एक रेड कलर का बॉक्स था, उसके अंदर वो एनवेलप डाल देती थी। इट वॉज दस दैट आई बिकेम अ जर्नलिस्ट। और ये उस वक्त की बात है, और ये तभी हुआ था जब मैं जर्नलिस्ट बनी थी। यानी कि वो क्या कर रही थी, वो अपने रिव्यूज वगैरह लिख करके उसको फोल्ड करके एनवेलप में डाल करके और फिर वो रेड बॉक्स में डाल देती थी। तो वो क्या बनी थी उस टाइम पे, वो जर्नलिस्ट बनी थी। एंड माई एफर्ट वॉज रिवॉर्डेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। और मैं जो पूरे महीने में ये सेम प्रोसेस रिपीट करती थी, और मेरा ये जो एफर्ट होता था इसका रिवॉर्ड मुझे अगले महीने के पहली तारीख को मिलता था, यानी कि उनकी सैलरी। अ वेरी ग्लोरियस डे इट वॉज फॉर मी, और वो मेरे लिए बहुत ही ग्लोरियस डे होता था। By a letter from an editor containing a check for £1, 10 shillings and 6 pence. अच्छा, उनके लिए क्यों वो ग्लोरियस डे होता था, क्योंकि वो एक लेटर डालती थी रोज, ठीक है, वो लेटर वो रोज डालती थी, और उस लेटर के बदले में उन्हें एडिटर से चेक मिलता था जिसमें उनकी इनकम मेंशन होती थी, जो उनकी इनकम होती थी। और उनकी इनकम क्या थी, £1, 10 shillings and 6 pence. But to show you how little I deserve to be called as a professional woman, how little I know of the struggles and difficulties of such lives, I have to admit that instead of spending that sum upon bread and butter, rent, shoes and stockings or butcher's bills, I went out and bought a cat. जो पब्लिक सामने बैठी हुई है उनको कह रही है कि आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं कितना कम डिजर्व करती हूँ कि मुझे एक प्रोफेशनल वुमेन बुलाया जाए, या मैंने कितने कम स्ट्रगल्स और डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है जो बेसिकली नॉर्मल प्रोफेशनल वुमेन करियर में होती है। ठीक है, जो भी प्रोफेशनल वुमेन्स होती हैं उनके करियर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने कितना कम फेस की है उस चीज़ को, ये मैं आप लोगों को ये बताते हुए दिखाना चाहूँगी, और मैं ये एडमिट करना चाहूँगी कि मेरी जो भी इनकम आती थी उसको ब्रेड, बटर, रेंट, शूज़ एंड स्टॉकिंग्स, बेसिकली ये क्या दिखा रहे हैं, ये उनकी नॉर्मल नीड दिखा रहे हैं, जो एक एसेंशियल नीड होती है, जो इंसान की इनकम आने के बाद इंसान जिन चीज़ों पे खर्च करता है, यानी राशन पानी, ठीक है, कपड़ा पहनने के लिए जो हम खरीदते हैं, उन सारी चीज़ों की नीड दिखा रही है कि जो बेसिक नीड है, मैंने अपनी इनकम वहाँ ना खर्च करके मैंने क्या लाई, मैं गई और मैंने उस इनकम से क्या खरीदी, एक कैट खरीदी। I went out and bought a cat, a beautiful cat, a Persian cat. उन्होंने कौन सी कैट खरीदी, पर्शियन कैट खरीदी। एंड ये पर्शियन कैट्स आर डैम क्यूट, मुझे भी कैट्स बहुत पसंद है। तो पर्शियन कैट्स खरीदी उन्होंने, which very soon involved me in a bitter disputes with my neighbors, जिन्होंने, हाँ जो क्या कह रही हैं वो, which very soon involved me in a bitter disputes with my neighbors। ठीक है, वो कैट लेके आती हैं अपने घर में, और उनका जो कैट लाना है ये उनको उनके नेबर्स के साथ कन्फ्लिक्ट में ला देता है। क्यों, रीज़न बीइंग बहुत सारे ऐसे नेबर्स होते हैं जिनको पेट्स नहीं पसंद होते हैं, और पेट्स जनरली जब आपके साथ फैमिलियर हो जाते हैं ना, तो उनकी जो नॉटीनेस होती है, जो उनकी शैतानी होती है, फिर वो तब बाहर आती है। कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी शोर मचा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उससे नेबर्स को दिक्कत होती है कभी कभी, जिनको पेट्स नहीं पसंद होते हैं। सो उसी वजह से दैट वाज द रीज़न कि इनके नेबर्स के साथ थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है। What could be easier than to write articles and to buy Persian cats with the profits? अब इससे आसान क्या हो सकता है कि आप कुछ लिखो, आपको उसके पैसे मिले, और आप उससे एक पर्शियन कैट खरीद के ले आओ। बिकॉज पर्शियन कैट्स महंगी होती हैं, ठीक है, पर्शियन कैट्स जो है वो चीप नहीं होती हैं, दे आर कॉस्टली। बट वेट अ मोमेंट, लेकिन एक मिनट,
आर्टिकल्स हैव टू बी अबाउट समथिंग, लेकिन आर्टिकल्स जो आप लिख रहे हो वो ऐसे ही नहीं कि आपने किसी भी चीज पे लिख दिया, नहीं, आर्टिकल्स किसी ना किसी बारे में होना चाहिए. आई सीम टू रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, वॉज अबाउट अ नॉवल बाय अ फेमस मैन. मेरा जो आर्टिकल था, मेरे जो आर्टिकल्स होते थे वो नॉवल के बारे में होते थे, किसी फेमस, एक मतलब फेमस मैन के थ्रू, जो मतलब एक ऑथर, फेमस ऑथर ने जो नॉवल लिखी है उसका मैं रिव्यू लिखती थी अपने आर्टिकल में. एंड वाइल आई वॉज राइटिंग दिस रिव्यू, और जब मैं ये रिव्यू लिख रही होती थी, आई डिस्कवर्ड, मैंने डिस्कवर किया था that if I were going to review books, I should need to do battle with a certain phantom. अब वो क्या कह रही हैं कि मैंने ये रिव्यू, इस बुक का रिव्यू लिखते लिखते मैंने ये डिस्कवर किया था. अब उन्होंने ये तो बताया है कि किसी फेमस मैन की किसी बुक का रिव्यू उन्होंने लिखा था, बट वो कौन से फेमस मैन थे और कौन सी बुक के बारे में वो बात कर रही हैं वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन अभी नहीं किया है. आगे वो क्या कहती हैं, While I was writing this review, इस रिव्यू को जब मैं लिख रही थी, I discovered that if I were going to review books, मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये जाना अपने बारे में कि अगर मैंने बुक रिव्यू लिखा, I should need to do battle with a certain phantom. मुझे जो है किसी सर्टेन फैंटम के साथ बैटल करनी पड़ेगी ना. व्हाट इज फैंटम? फैंटम बेसिकली स्पिरिट होती है, ठीक है, एक ऐसे इंसान की स्पिरिट जिसकी डेथ हो चुकी है, बट आप उसको कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हो, आप उसको देख पा रहे हो, ठीक है, आपको महसूस हो रहा है कि वो आपके पास आसपास है. सो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फैंटम बोलते हैं. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे मुझे महसूस हुआ कि अभी यहाँ पे कोई है. व्हाट इज दैट? दैट इज योर फैंटम. सो यहाँ पे वो यही कह रही हैं कि अगर मैंने किसी बुक रिव्यू के बारे में लिखा तो मुझे किसी न किसी सर्टेन फैंटम के साथ बैटल करना पड़ेगा, मुझे ये मालूम पड़ा. एंड द फैंटम वॉज अ वुमेन, और वो जो फैंटम था जो मुझे फील हुआ वो किसका था? वो वुमेन का था. एंड व्हेन आई केम टू नो हर बेटर, I called her after the heroine of a famous poem, The Angel in the House. और जब मैंने लिखते लिखते उनके बारे में और अच्छे से जाना तो मैंने उन्हें ये बुलाया कि वो उस फेमस पोएम की क्या थी? हीरोइन थी. और उस फेमस पोएम का नाम क्या था? द एंजल इन द हाउस. ओके, सो व्हाट इज द एंजल इन द हाउस? ठीक है, और उन्होंने किस फैंटम की बात करी है ये देखते हैं. आगे हमें जानने को मिलता है कि नहीं, आप इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना. इट वॉज शी who used to come between me and my paper when I was writing reviews. ये वही थी, मतलब वही जो फैंटम वुमेन आई थी वो वही थी जो मैं जो लिख रही होती थी, मेरे पेपर और मेरे बीच में बार बार आ जाया करती थी जब मैं राइटिंग रिव्यूज, व्हेन आई वाज राइटिंग रिव्यूज, जब मैं रिव्यूज लिख रही थी. इट वाज शी who bothered me and wasted my time and so tormented me that at last I killed her. ये वही थी जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर लिया था, मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया था, मुझे इतना ज़्यादा पेन दे दिया था. सो टॉर्मेंटेड मी यानी ग्रेट पेन. उन्होंने इतना ज़्यादा पेन दे दिया था मुझे कि एट लास्ट मैंने क्या किया? मैंने उन्हें मार दिया. आई किल्ड हर. अब कैसे मार दिया? लेट्स सी क्या होता है. You, wait a minute, you who come of a younger and happier generation may not have heard of her. अब वो पब्लिक को एड्रेस कर रही हैं और वो क्या बोल रही हैं? यू यानी तुम लोग जो यंगर जनरेशन से आते हो और जो एक हैप्पियर जनरेशन से आते हो, तुम लोगों ने हो सकता है कि उनके बारे में ना सुना हो कि आखिर ये है कौन. ठीक है, ये है कौन? यू मे नॉट नो वॉट आई मीन बाय द एंजल इन द हाउस. हो सकता है कि तुम लोग को ना पता हो कि एंजल इन द हाउस से मेरा क्या मतलब है, मैं किसकी स्टोरी बता रही हूँ, मैं किस फैंटम की बात कर रही हूँ. हो सकता है तुम लोग को नहीं पता हो. क्यों? क्योंकि तुम लोग यंगर जनरेशन से हो. ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये जो लाइन लिखी है कि तुम लोग को नहीं पता हो सकता है क्योंकि तुम लोग यंगर और हैप्पियर जनरेशन से हो, इसका ये मतलब है कि डेफिनेटली वो किसी वर्क की बात कर रही है, क्योंकि उन्होंने बोला ना वो क्या लिख रही थी? वो बुक रिव्यू लिख रही थी. यानी कि ये एंजल इन द हाउस मे बी किसी बुक से कनेक्टेड है.
ठीक है, एक ऐसी बुक से कनेक्टेड है जो पहले पब्लिश हुई थी, जो ओल्ड बुक है, ठीक है, क्योंकि यंगर एंड हैप्पियर जनरेशन से नहीं पढ़ा है, इससे क्या मतलब है, इससे यही तो मीनिंग निकल रही है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई विल डिस्क्राइब हर एज शॉर्टली एज आई कैन। मैं, ठीक है, मैं उनको डिस्क्राइब करती हूँ और मैं कम से कम, जितना कम से कम करके मैं उन्हें डिस्क्राइब कर पाऊंगी मैं करती हूँ। शी वॉज इंटेंसली सिंपैथेटिक, शी वॉज इमेंसली चार्मिंग, she was utterly unselfish, she excelled in the difficult arts of family life, she sacrificed herself daily। चलिए अब समझते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर रही हैं वर्जीनिया वुल्फ उसी वुमेन के बारे में जिसकी वो उन्होंने पहले बात करी है। वो क्या बोल रही हैं कि वो जो वुमेन थी ना, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, सिंपैथेटिक थी, ओके। आगे वो बताती हूँ, कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग थी, अनसेल्फिश थी, यानी कि सिर्फ अपने आप से मतलब रखने वाली नहीं थी। शी एक्सेल्ड इन द डिफ़िकल्ट आर्ट्स ऑफ फैमिली लाइफ, यानी कि एक जो डिफ़िकल्ट फैमिली लाइफ होती है ना, एक जो टिपिकल फैमिली लाइफ होती है, उन्होंने उसको भी फेस किया था। एंड वाई शी कॉल्ड इट आर्ट, बिकॉज उस चीज़ को हैंडल कर पाना, उस फैमिली लाइफ को हैंडल कर पाना सबके बस की बात नहीं होती है। दैट इज वाई इन्होंने आर्ट्स ऑफ फैमिली लाइफ बोला है। शी सेक्रीफाइस्ड हरसेल्फ डेली, उन्होंने खुद को रोज यानी डेली बेसिस पे सेक्रीफाइस किया होता है कहीं ना कहीं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। इफ देयर वॉज चिकन शी टुक द लेग, इफ देयर वॉज अ ड्रॉट शी सैट इन इट। In short, she was so constituted that she never had a mind or a wish of her own, but preferred to sympathize always with the minds and wishes of others। अब यहाँ पे वो डिस्क्राइब करती हैं कि उन्होंने क्यों वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस वुमेन को दी हैं। वो बताती हैं कि उनका जो नेचर था वो ऐसा था कि वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचती थी, ठीक है। अगर कहीं पे सूखा भी पड़ा है तो वहाँ वो खुद बैठ जाएंगी, ठीक है, दूसरे को लेकिन वो अच्छी जगह पे ही बैठा लेंगी। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि उनका नेचर ऐसा था कि वो अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रखती थी या अपनी नीड्स को प्रायोरिटी पे नहीं रखती थी, वो सामने वाले को देखती थी, ठीक है, सामने वाले को देखती थी कि उनकी क्या ज़रूरत है या उनके विश क्या है, उनकी विश क्या है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वो इस तरीके से अपनी फैमिली को हैंडल करती थी। Above all, I need to say it, she was pure। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये दिखाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्योर थी, from heart she was so pure। her purity was supposed to be her chief beauty, ठीक है, उनकी जो ये प्योरिटी थी यही उनकी ब्यूटी भी थी। her blushes, her great grace, जो उनके चेहरे पे इस चीज़ का ग्रेस रहता था, जो उनके चेहरे पे ब्लश रहता था, वो किस वजह से था, वो इसी वजह से था, उनकी प्योरिटी की ही वजह से था और यही उनकी ब्यूटी थी। इन दोज डेज, उस वक्त मतलब उस वक्त के दौरान द लास्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया, अंडरलाइन इट। सो वो वुमेन कौन थी, क्वीन विक्टोरिया थी, ओके। एवरी हाउस हैड इट्स एंजल, ठीक है। अब ये क्यों कहा गया, ये जिसको इसको हिस्ट्री पता होगा उसको ये मालूम होगा कि ऐसा क्यों बोला गया। एंड व्हेन आई केम टू राइट आई एनकाउंटर्ड हर विद द वेरी फर्स्ट वर्ड्स, और जब मैं उनके बारे में लिखने के लिए आई तो जैसे ही मैंने अपना पहला वर्ड लिखा है मुझे वो मिल गई, ठीक है, मुझे वो मिल गई। यहाँ से क्या मतलब कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि क्वीन विक्टोरिया उस रूम में हैं, ठीक, बिकॉज तभी तो उन्होंने फैंटम वर्ड का यूज़ किया है ना। एंड वन मोर थिंग, ये जो इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ना, ठीक है, एंजल इन द हाउस का, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा लेंदी है, ओके। ये बेसिकली एंजल इन द हाउस ये बाद में निकला है, ठीक है, एक पोएम आई थी, उस पोएम का रिव्यू, उस पोएम को इन्होंने पढ़ा था, वर्जीनिया वुल्फ ने
पढ़ा हुआ था, ठीक है, उसके बाद वो एसेंस, इसका एसेंस वो वहीं से लेती हैं, ठीक। तो वहाँ पर यहाँ पे वो यही बोल रही हैं कि वहाँ उन्होंने पहला वर्ड जैसे ही लिखा उनको मिल गई, कौन मिल गई, विक्टोरिया, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि उनकी जो है सोल है वो यही कहीं इसी रूम में है। द शैडो ऑफ अ विंग्स फिल ऑन माई पेज, आई हर्ड द रसलिंग ऑफ हर स्कर्ट्स इन द रूम। अब उनको ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने इनकाउंटर किया है, क्यों, क्योंकि उनके जो विंग्स थे, ठीक है, अब विंग्स कहाँ से आ गए, तो डेथ होने के बाद देखा होगा आपने इविल और जो भी होता है, इविल स्पिरिट और गुड स्पिरिट, तो उसके विंग्स होते हैं ना स्पिरिट के, तो दैट इज वहाँ पे विंग्स मेंशन है। तो उस उनके विंग्स के जो शैडो था वो उनके पेज पे पड़ता है, और उनकी स्कर्ट की जो नॉइस थी, ठीक है, उनकी स्कर्ट की, नॉट नॉइस बट साउंड, ठीक है, उनकी स्कर्ट की जो साउंड थी वो उन्हें सुनाई दे रही थी। डायरेक्टली, दैट इज टू से, आई टुक माई पेन in my hand to review that novel by a famous man. She slipped behind me and whispered. और जैसे ही मैंने वो पेन उठाया उस जो फेमस मैन है उनकी नॉवल का रिव्यू लिखने के लिए, मैंने पहला वर्ड लिखा ही था कि वो मेरे पीछे आ जाती हैं और वो ये विस्पर करती हैं, ठीक है, यानी धीरे से मेरे कान में बोलती हैं। क्या बोलती हैं? माई डियर, यू आर अ यंग वुमेन. You are writing about a book that has been written by a man. Be sympathetic, be tender, flatter, deceive. Use all the arts and wills of our sex. Never let anybody guess that you have a mind of your own. Above all, be pure. अब देखो, अब वो आती हैं और वो जो जो इन्होंने विस्पर किया उससे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो उनके अंदर था, ठीक है, यानी कि जो एक प्योरिटी, जो एक एसेंस, जो एक सॉफ्टनेस उनके अंदर थी, वही वो कह रही हैं किससे? वर्जीनिया वुल्फ से, कि तुम अपने रिव्यू में उसको डालना, और ये याद रखना कि ये बुक एक मैन ने लिखी है। सो उन्होंने क्यों, मतलब उन्होंने ये जेंडर क्यों, स्पेसिफिक जेंडर क्यों बोला उन्होंने? इसलिए बोला बिकॉज इट इज़ नॉर्मल, मतलब ये है जनरल बेसिस पे ही कि अब वापस से यहाँ पे फेमिनिज्म मत खेलने लग जाना कमेंट बॉक्स में, मैं पहले ही बोल रही हूँ। जनरली ये है कि जो मेन होते हैं ना, दैट आर मेन्स आर नॉट सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है, जनरल बेसिस पे दे आर लिटिल बिट क्रूअल, ठीक है, बट वुमेन्स का क्या होता है, एट द सेम टाइम पे कंपैरेटिवली वुमेन्स आर मोर सॉफ्टर, वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बोल रही हैं कि हमारी सेक्स की जो ये स्पेशलिटी है ना, इसको तुम अपने रिव्यू में डालना, ठीक है, बी सॉफ्ट, बी प्योर एंड बी हम्बल टुवर्ड्स योर राइटिंग, ठीक है, तुम्हें बहुत क्रूअल होने की ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखो कि ये बुक किसी मैन ने लिखी है, तो उसने उसी जोन में और उसी एसेंस के साथ इसको लिखा है, लेकिन तुम्हें उसका एसेंस नहीं उतारना है, तुम्हें प्योर रहना है, तुम्हें सॉफ्ट रहना है और हम्बल रहना है अपनी राइटिंग की तरफ। क्लियर? एंड शी मेड एज इफ टू गाइड माई पेन, और ऐसा लग रहा था वर्जीनिया वुल्फ को कि वो उनकी पेन को गाइड कर रही है। I now record the one act for which I take some credit to myself, though the credit rightly belongs to some excellent ancestors of mine who left me a certain sum of money. And she made as if to guide my pen. I now record the one act for which I take some credit to myself. अब वो बोलती हैं कि मैंने एक एक्ट देखा, मतलब देखा इन अ सेंस कि हम कहते हैं ना कि मैंने विटनेस किया है इस चीज़ को, वो वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। फॉर विच आई टेक सम क्रेडिट टू माई सेल्फ, जिसका क्रेडिट मैं खुद लेना चाहूँगी, दो द क्रेडिट राइटली बिलोंग्स टू सम एक्सेलेंट एंसेस्टर्स ऑफ माइन हु लेफ्ट मी अ सर्टेन सम ऑफ मनी। दो, जबकि अगर हम सही मायने में बात करें तो इसका क्रेडिट मेरे उन एक्सेलेंट एंसेस्टर यानी उन पूर्वज को जाता है जो मेरे पास कुछ सम ऑफ मनी छोड़ करके गए थे, यानी कुछ पैसा छोड़ करके गए हैं। शॉल वी से 500 पाउंड्स अ ईयर,
क्या मैं ये कह सकते हैं कि हम मतलब अपने बारे में बोल रही हैं कि क्या मैं कह सकती हूँ कि वो 500 पाउंड से मतलब वो राउंड ऑफ करके अमाउंट बता रही हैं ईयरली, सो दैट इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू डिपेंड ऑन चार्म फॉर माई लिविंग. I turned upon her and caught her by the throat. I did my best to kill her. My excuse, if I were to be had up in a court of law, would be that I acted in self defense. Had I not killed her, she would have killed me. ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली है. देखो, एक राइटर के प्रोस्पेक्टिव से इसको देखना. जब एक राइटर कुछ लिख रहा होता है और आप उसको कुछ सजेशन देते हो कि ऐसे नहीं ऐसे लिखो या ऐसे नहीं ऐसे लिखो, तो उसके मन में एक इनर कन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा. रीजन बीइंग, हर राइटर का अपना एसेंस होता है और हर राइटर अपने वे में लिखता है. एक दूसरा राइटर उसे ये गाइड नहीं कर सकता. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को. गाइडेंस और इंस्पिरेशन में डिफरेंस है. ठीक है, मैं अगर कुछ लिख रही हूं और आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो मैं आपसे इंस्पिरेशन लिख सकती हूं, पर आप ले सकती हूं, पर आप मुझे गाइड करें, आप मेरी पेन को गाइड करें, ये एक राइटर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है इनर लेवल पे. क्लियर? एग्जैक्टली. सो यहाँ पे वो यही एग्जैक्टली बोल रही हैं, यही वो बताना चाह रही हैं. और वो क्या बोलती हैं वापस से मैं पढ़ती हूँ. अब वापस से ध्यान से पढ़ना, समझ में आएगा थोड़ा बहुत. सो दैट it was not necessary for me to depend solely on charm for my living. ठीक है, I turned upon her and caught her by the throat. ठीक है, क्या बोल रही हैं वो कि मेरे एंसेस्टर्स मेरे पास पैसे छोड़ करके गए थे. ठीक है, और दूसरी चीज, मेरा जो प्रोफेशन था मैं उससे भी कमा ले रही थी. ठीक है, तो वो क्या बोल रही हैं, it was not necessary for me to depend solely on charm for my living. ठीक है, तो मेरे लिए एक चार्म होना ज़रूरी नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी तभी बिता पाऊंगी जब मेरा कोई चार्म होगा. सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे होता है ना, चार्म मतलब क्या हुआ, मतलब हाई रेप्यूटेशन. यहाँ पे चार्म किस चीज़ से डिनोट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई रेप्यूटेशन से डिनोट कर रहा है. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, उन्होंने ये लाइन बोली क्यों? आगे जो वो बोलती हैं, आई टर्न्ड अपॉन हर एंड कॉट हर बाय द थ्रोट. ठीक है, मैं मुड़ी और मैंने उनको गले से पकड़ लिया. आई डिड माई बेस्ट टू किल हर. मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उन्हें मार डालूं. ठीक है, उन्होंने इसीलिए बोला. बीइंग अ राइटर, देखो ऐसे समझो. ठीक है, आप राइटर हो, पता है सोसाइटी में कि आप राइटर हो, बट सोसाइटी में जब ये बात जाएगी कि आपने किसी को मारा है इस तरीके से, तो अल्टीमेटली एक जो इमेज आपकी बनी हुई है दैट विल कम डाउन ना. सो इसीलिए उन्होंने ये चार्म की बात करी है कि मुझे चार्म नहीं चाहिए अपनी लाइफ को बिताने के लिए. मेरे एंसेस्टर्स मेरे पास इतना पैसा छोड़ के गए हैं कि मैं उसमें अपनी लिविंग कर सकती हूँ. ठीक है, सो बेसिकली वो उनको रेपुटेशन वाला ख्याल आया था, तो उन्होंने अपने आप को बहलाने के लिए बोला एंड देन शी टर्न्ड एंड किल्ड हर. ओके, My excuse, if I were to be had up in a court of law, अगर मुझे इस चीज़ के लिए, अपने इस एक्शन के लिए कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने मुझे बुलाया, तो मेरा एक्सक्यूज ये रहेगा, कहाँ गया, हाँ, वुड बी दैट, मेरा एक्सक्यूज ये रहेगा, आई एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस. मैंने इस काम को, मैंने इस एक्शन को अंजाम दिया अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए. यहाँ पे वो सेल्फ डिफेंस क्यों कह रही हैं, यहाँ पे वो सेल्फ डिफेंस इस सेंस में कह रही हैं, सी वो राइटर हैं. ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ क्या है, वो राइटर हैं. यहाँ पे कोई फिजिकली वो नहीं बोलती, मतलब फिजिकली वो एक्ट नहीं करती. कौन, वो जो सोल थी, वो जो फैंटम था विक्टोरिया का, वो उन्हें फिजिकली हर्ट नहीं करता, बट क्या कर रहा था, वो उनकी पेन को गाइड कर रहा था. ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे उनके पेन के प्रोस्पेक्टिव से सेल्फ डिफेंस बोला है, क्योंकि अगर वो उनको इसी तरह पीछे से गाइड करती रहती तो जो वो पेपर पे उतारती वो उनका खुद का नहीं होता, वो किसी की गाइडेंस की वजह से आया होता ना. दैट इज वाई यहाँ पे ये चीज मेंशन करी है उन्होंने. हैड आई नॉट किल्ड हर, शी वुड हैव किल्ड मी. अगर मैंने उन्हें ना मारा होता तो क्या वो मुझे खत्म नहीं कर देती. वही चीज कि अगर मैंने उन्हें ना मारा होता
तो मेरा जो एसेंस था, मेरा जो पर्सनल एसेंस है, जो मेरी ओन राइटिंग स्टाइल है, वो खत्म हो जाती और उनकी जो थी, उनका जो एसेंस था वो मेरे अंदर आ जाता, विच आई डोंट वॉन्ट, जो मुझे नहीं चाहिए था। एज आई टोल्ड यू बिफोर, राइटर के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है इनर बेसिस पे, इनर सोल जो होती है राइटर की, उसको ये एक्सेप्टेंस नहीं होती है। वो इंस्पिरेशन ले सकता है बट उसे कोई गाइड करे, नो, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हिम और हर। शी वुड हैव plugged the heart out of my writing, exactly what I told you, कि अगर मैंने उन्हें नहीं मारा होता तो मेरी राइटिंग की जो सोल है वो उसे बाहर निकाल देती। मेरी राइटिंग की जो हार्ट है, जिसकी वजह से मैं जानी जाती हूँ, मेरी खुद की स्टाइल, उसको वो ख़त्म कर देती, उसको वो नोच के उसका जो दिल है वो बाहर निकाल देती। फॉर एज आई फाउंड डायरेक्टली आई पुट पेन टू पेपर, you cannot review even a novel without having a mind of your own। मैंने जैसे ही पेन को पेपर पे लगाया वो तुरंत ही आ गई थी मेरे पास। और आप किसी नॉवेल का रिव्यू तब तक नहीं लिख सकते हो जब तक आपके पास आपका खुद का दिमाग ना हो। एंड दिस इज ट्रू बिकॉज आप रिव्यू खुद का लिख रहे हो ना, आप अपने प्रोस्पेक्टिव को लिख रहे हो ना, कि आपके प्रोस्पेक्टिव से वो नॉवेल कैसी थी, या जिस भी पर्टिकुलर बुक को आप लिख रहे हो, कल रिव्यू आप लिख रहे हो, आपके प्रोस्पेक्टिव से वो कैसी थी, आप रिव्यू में ये लिखोगे ना, सो वो वैसा नहीं कर पाती। Without expressing what you think to be the truth about human relations, morality and sex, अब वो अपनी इस लाइन को और एक्सप्लेन करती हैं और वो क्या कहती हैं कि आप रिव्यू किसी भी नॉवेल का या किसी भी बुक का तब तक नहीं लिख सकते हो जब तक आपके दिमाग में आपकी खुद की सोच ना हो, किस चीज़ को लेकर के, अबाउट ह्यूमन रिलेशंस, मॉरलिटी एंड सेक्स। जब तक इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के आपके दिमाग में आपका खुद का थॉट प्रोसेस, आपकी खुद की इमेज, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तब तक आप किसी भी नॉवेल या बुक का रिव्यू नहीं लिख सकते हो। बिकॉज ये इसेंशियल एलिमेंट्स, ये एसेंशियल पार्ट होते हैं, फीचर्स होते हैं किसी भी बुक के रिव्यू में, आपको ये इंडल्ज करना ही पड़ता है। And all these questions, according to the angel of the house, cannot be dealt with freely and openly by women. They must charm, they must conciliate, they must, to put in it bluntly, tell lies if they are to succeed. और ये सारी ही चीज़ें अगर हम एंजल ऑफ द हाउस के प्रोस्पेक्टिव से देखें, यानी वही स्पिरिट जो उनके पीछे आई थी, जिन्होंने विस्पर किया था, अगर हम उनके हिसाब से देखें तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए हमारे पास फ्री, या फिर क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, एंजल ऑफ द हाउस कैन नॉट बी डेल्ट विथ फ्रीली एंड ओपनली बाय वुमेन। यानी कि अगर हम एंजल ऑफ द हाउस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो मैटर हैं, इनको वुमेन जो है, एक ऐसी वुमेन जो फ्री हो, जो ओपन हो, वो डील नहीं कर सकती। इसके लिए उनके अकॉर्डिंग, एंजल ऑफ द वुमेन के अकॉर्डिंग, दे मस्ट हैव चार्म, दे मस्ट कंसीलिएट, दे मस्ट, टू पुट इट ब्लंटली, टेल लाइज इफ दे आर टू सक्सीड। यानी कि एक वुमेन किस किस चीज़ को फेस कर रही है, वो उसको, जब बात ह्यूमन रिलेशंस, मॉरलिटी और सेक्स की आती है, तो एक वुमेन किस किस चीज़ को फेस कर रही है वो एक वुमेन नहीं लिख सकती। किसके अकॉर्डिंग? एंजल ऑफ द हाउस, यानी जो स्पिरिट जो आई थी उनके पीछे, उसके अकॉर्डिंग नहीं लिख सकती। एक वुमेन को झूठ लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक वुमेन को जो चीज़ें जो उसने फेस करी हैं उसको छुपाना पड़ेगा और सामने वाले के बारे में, सामने वाले के प्रोस्पेक्टिव से उसको अच्छा ही लिखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एंजल आई थी, जो थी पीछे स्पिरिट, उसने क्या विस्पर किया था कि आपको प्योर रहना है। उसने यही तो गाइड किया था पेन को कि आपको प्योर रहना है, आपको अपने सेक्स का एसेंस नहीं भूलना है, आपको सॉफ्ट हार्टेड रहना है।
ठीक है। और वर्जीनिया वुल्फ कैसी हैं? शी इज़ अ फेमिनिस्ट। अब जब उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो वो बहुत सॉलिड वाली फेमिनिस्ट हैं, तो उनको ये चीज़ हजम नहीं होती है, ठीक है। शी वॉन्ट टू राइट इट ओपनली, वेरी ओपनली। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट उन्होंने शो किया है। आगे वो क्या कहती हैं, दस whenever I felt the shadow of her wings or the radiance of her halo upon my page, I took up the ink pot and flung it at her. She died hard. और जब भी इसी वजह से, देखिए, क्योंकि मुझे ओपनली लिखना था, मुझे झूठ नहीं लिखना था, मैं जो फेस कर रही थी, जो वुमेन्स फेस कर रही थी, जो मुझे लगा, मुझे वो लिखना था। और इसी वजह से जब जब उनके विंग्स की शैडो मेरे पेज पे पड़ती थी, या जब जब मुझे ऐसा लगता था कि वो आसपास कहीं हैं, मैं क्या करती थी, अपना इंक पॉट उठाती थी और फेंक देती थी उनकी तरफ बहुत कस के। शी डाइड हार्ड, वो बहुत बुरी तरीके से मरी हैं। हर fictitious nature was of great assistance to her. It is far harder to kill a phantom than a reality. हाँ, बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत 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 अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, अंडरलाइन करिए। क्या बोलते हैं वो, क्या बोल रही हैं वो, कि उनका जो ये नेचर था ना, कि वो अब स्पिरिट बन चुकी थी, ये उनको असिस्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था बार बार वापस आने में। क्यों हेल्प कर रहा था, आगे वो डिस्क्राइब करती हैं। इट इज फार हार्डर टू किल फैंटम देन अ रियलिटी। किसी सच को मारने से लाख 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 गुना टफ होता है, हार्ड होता है किसी एक झूठ को, किसी एक भ्रम को मारने में, ठीक है। जितना एक भ्रम को मारने में डिफिकल्टी होती है, उतना रियलिटी को एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी नहीं होती है। एंड दिस इज अ डैम ब्यूटिफुल लाइन, बहुत अच्छी लाइन थी ये, ठीक है। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए एंड यू पीपल कैन कोट दिस। शी वॉज ऑलवेज क्रीपिंग बैक व्हेन आई थॉट आई हैड डिस्पैच्ड हर। वो हर बार मेरे पीछे आ जाती थी, जब जब मुझे ऐसा लगता था कि अब वो नहीं है, वो तब अपीयर हो जाती थी मेरे पीछे। Thought I flatter myself that I killed her. In the end, the struggle was severe. It took much time that had better have been spent upon learning. अब वो कहती हैं कि मुझे उनको मारने में बहुत ज़्यादा ताकत लगी, बहुत ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन आखिरी में वो उसे उन्हें मार ले जाती हैं। जो स्ट्रगल था उनको मारने का, वो बहुत ज़्यादा सीवियर था, यानी बहुत ज़्यादा हाई डिग्री का था उनका स्ट्रगल जो था उनको मारने में। आगे वो ये बोलती हैं कि इससे अच्छा तो ये होता, जितना टाइम उनको मारने में गया है, उतने टाइम में मैं कुछ और लर्न कर सकती थी, ये वो कहती हैं। ग्रीक ग्रामर और इन रोमिंग द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ एडवेंचर्स। अच्छा, वो बोल रही हैं कि वो क्या चीज़ लर्न कर सकती थी, तो बताती हैं कि उस टाइम पे या तो ग्रीक ग्रामर लर्न कर सकती थी, या फिर इस दुनिया में घूम सकती थी एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के लिए। बिकॉज एडवेंचर्स होंगे तभी एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा तभी ऑब्जर्वेशन होगा, तभी वो लिखेंगी कुछ। ओके, सो वो यही कह रही हैं कि मैं वो टाइम इसमें स्पेंड कर सकती थी, उनको मारने में जितना वक्त लगा, बट इट वॉज अ रियल एक्सपीरियंस। लेकिन ये एक रियल एक्सपीरियंस था। It was an experience that was bound to befall all women writers at that time. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि एक क्या बोल रही हैं, that was bound to befall all women writers at that time, जो कि जो वुमेन राइटर्स थी उस वक्त की, उनको उनके एसेंस को, उन अगर वो ऐसा ना करती, ठीक है, अगर वो सोल को नहीं मारती, तो उस टाइम के जितने भी वुमेन राइटर्स थी उनका एसेंस चला जाता, ठीक है, उनकी जो सोल थी वो चली जाती। वाई शी इज सेइंग दिस? शी इज सेइंग दिस बिकॉज शी न्यूज द फैक्ट दैट उनके आगे भी कई सारी वुमेन राइटर्स आएंगी, ठीक है। जैसे इन्होंने अपनी स्पीच में स्टार्टिंग में बताया कि इनका पाथ क्लियर था, क्यों? बिकॉज ऑफ एफ्रा बैन, जेन ऑस्टन, यानी जितनी भी वुमेन राइटर्स जो इनके पहले आ चुकी हैं उनकी वजह से। सेम एज इनके आगे भी तो कोई आएगा, तो अगर ये आज उस
स्पिरिट को नहीं मारती जो इनको गाइड कर रही थी, तो आगे आने वाली जितनी भी वुमेन राइटर्स हैं उनकी सोल जो है वो खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि वर्जीनिया वुल्फ वाज वेरी वेरी हार्ड फेमिनिस्ट। ओके, killing the angel in the house was part of the occupation of a woman writer. Again a very beautiful line, you can highlight it. क्या बोल रही हैं वो कि एंजल इन द हाउस को किल करना उस वक्त एक वुमेन राइटर के ऑक्यूपेशन का ही पार्ट था। क्यों? क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट एक्शन था आगे आने वाली वुमेन राइटर्स के लिए। ओके, क्लियर हुआ? ओके, सो पार्ट 1 में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे जो बचा है, आगे का जितना पार्ट बचा है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। क्लियर? टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।